नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने देश को यह नारा दिया था, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और ठीक 5 महीने बाद आज भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत कर दी गई। 5 महीने के अंदर जो नारा लगा था आज वो जमीनी हकीकत बन चुका है और आज भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में जोरदार शुरुआत हुई और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के लिए एक बड़े एक्शन प्लान की घोषणा की। और अब सवाल यह है कि इन घोषणाओं के बाद क्या हिंदुस्तान में जो स्टार्टअप इंडिया है वो वास्तव में जोर पकड़ेगा? क्या कह सकते हैं कि भारत बहुत जल्द स्टार्टअप्स के लिए विश्व की राजधानी बन सकता है? सवाल यह है कि क्या जो चुनौतियां हैं स्टार्टअप के सामने, क्या सरकार ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और क्या बहुत जल्द भारत में बहुत कुछ बदलने वाला है? बहुत से लोगों का यह मानना है कि 1990 में भारत में हमने एक बड़ी आर्थिक क्रांति देखी थी और भारत की तस्वीर बदल गई थी। बहुत से विशेषज्ञों का यह मानना है कि आज स्टार्टअप इंडिया के अभियान के बाद हिंदुस्तान की तस्वीर एक बार फिर से बदल जाएगी। कैसे बदलेगी ये तस्वीर और स्टार्टअप इंडिया से कैसे कैसे युवा जुड़ेंगे और कैसे एक आइडिया, एक इनोवेशन न सिर्फ आपको, आपकी जिंदगी को, बल्कि पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इसी पर आज हम बात करेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ 4 मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। मैं आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चारों का एक एक करके परिचय कराऊंगा। लेकिन आपको यह बता दूं कि ये चारों लोग जो हैं स्टार्टअप्स कंपनियां शुरू करने वाले सीईओज हैं जिन्होंने स्टार्टअप शुरू करी और ये सभी 30 से 40 की उम्र में है। और आमतौर पे माना जाता है कि 30 से 40 साल की उम्र में लोग अपना कुछ शुरू नहीं करते। हिंदुस्तान में माना जाता है कि आपको अगर कुछ नया करना है, कुछ शुरू करना है, तो आपको एक लंबा अनुभव होना चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उन्होंने अपने आइडियाज से, इनोवेशन से सब कुछ बदलने का उन्होंने जज्बा अपने अंदर रखा और उसी जज्बे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक एक करके परिचय कराता हूं। हमारे साथ अनुराग असाटी जी हैं। अनुराग असाटी जी भोपाल से हैं और ये कबाड़ीवाला.com, जी हां, कबाड़ीवाला.com। आपके घर के सामने जब कबाड़ी वाला निकलता होगा तो आपको लगता होगा ये क्या है, शायद 2-4 रुपए कमा लेता होगा इस तरह से कबाड़ी बेचकर। लेकिन कबाड़ीवाला.com एक सपना है और एक बड़ा जो है विजन है। कैसे है इसको हम बताएंगे। अनुराग असाटी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बताएंगे कैसे जो है ये सब कुछ बदल सकता है। और हमारे साथ दूसरी मेहमान पूजा बंसल जी हैं। पूजा बंसल जी फाउंडर और सीईओ हैं myhira.com। जेम्स एंड ज्वेलरी महिलाओं के लिए बहुत खास होता है और उसी से जुड़ा हुआ है उनका स्टार्टअप। और कैसे ये काम कर रहा है इसके बारे में भी बताएंगे और कैसे इस स्टार्टअप ने पूजा जी की जिंदगी बदल दी ये भी आपको बताएंगे। मूलतः अगर कहें तो दिल्ली के रहने वाली है। हमारे साथ फाउंडर हैं बाय फॉर यू, बैंगलोर से हैं। और राज कहते हैं कि फिलहाल एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन बहुत जल्द इनका सपना है कि इस छोटी सी कंपनी से 50 से ज्यादा कंपनियां खड़ी कर दी जाए। तो लोग नौकरियां तलाश रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया कि नौकरियां तलाशनी नहीं, नौकरियां आपको क्रिएट करनी है और यही सपना है स्टार्टअप इंडिया का। हमारे साथ इसके अलावा हमारे साथ एक चौथे मेहमान हैं देवेंद्र साडा। देवेंद्र साडा पुणे के हैं, महाराष्ट्र के फाउंडर और सीईओ हैं। अपने एरिया में, जी हाँ, आपके एरिया में सब कुछ, यानी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको अपने एरिया में मिलेगा। और ये सिर्फ आपकी जिंदगी को आसान नहीं बनाता, बल्कि साथ साथ आपके अपने एरिया में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं और जो छोटे छोटे बिजनेस करने वाले हैं उनकी जिंदगी को भी बदलने की ये जज्बा रखता है। तो ये 4 हमारे साथ आज मेहमान हैं, इन सबसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा एक एक्शन प्लान दिया और क्या जबरदस्त एक्शन प्लान था। बहुत देर तक सीटियां बजती रही, तालियां बजती रही जब स्टार्टअप इंडिया के लिए उन्होंने एक्शन प्लान की घोषणा की। क्या एक्शन प्लान है ये हम सुन लेते हैं। पेटेंट रजिस्ट्रेशन का शीघ्र पता लगाना एवं कानूनी सहायता, हम नए प्रयोगों को प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता को समझते हैं। हम स्टार्टअप्स के आईपीआर संरक्षण की स्कीम ला रहे हैं, जिसमें स्टार्टअप्स को पेटेंट आदि के आवेदन शीघ्र फाइल करने के में सहायता मिलेगी।
स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए हम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फंड्स के निवेश किए जाने वाले कैपिटल गेन टैक्स की छूट देना चाहते हैं। कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने से आए हुए धन को अपने ही स्टार्टअप में लगाए तो कैपिटल गेन से उसे मुक्ति दी जाएगी। स्टार्टअप से प्रॉफिट को 3 साल के लिए इनकम टैक्स से मुक्ति दे दी जाएगी। हमारा देश में क्या प्रॉब्लम है, कोई भी काम है तो पूछते हैं कितना टर्नओवर है। वो कहता है मौका दोगे तभी तो टर्नओवर शुरू होगा। या कोई काम देते बोले कितना एक्सपीरियंस, वो कहता है भाई एक्सपीरियंस की शुरुआत तो करो कैसे। और इसलिए नए के लिए दरवाजे बंद करने की व्यवस्था है। हम उसमें छूट देने की दिशा में बहुत सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि क्वालिटी को, हाँ उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन नया है इसलिए उसको मौका न मिले, ये स्थिति तो बदलनी है, तभी नौजवानों को अवसर मिलेगा। लेकिन मेरा आग्रह है जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट, तो इस पर हम जरूर बल देंगे। स्टार्टअप की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले 4 वर्षों में 2500 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष आवंटन के साथ 10,000 करोड़ रुपए का डेडिकेटेड फंड बनाया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड आपके फंड संबंधी आवश्यकताओं में सहायता करने के लिए हम अगले 4 वर्षों में प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपए की निधि के साथ आपके क्रेडिट गारंटी स्कीम लाएंगे। और इसके कारण मैं समझता हूं काफी सुविधाएं आपकी बढ़ जाएगी। हमारे देश में एग्जिट के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक बार पाइप में आ गए, और इसलिए स्टार्टअप्स के लिए हम सबसे पहले एक एग्जिट की व्यवस्था कर रहे हैं। हम यह भली भांति समझते हैं कि एक विशाल और सफल कारोबार का निर्माण करने के लिए असफलताओं से बचा नहीं जा सकता। असफलताएं होगी, और मैं सबसे ज्यादा असफलताओं के लिए हिम्मत करने वालों को प्रमोट करना चाहता हूं। अटल इनोवेशन मिशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं। इसका उद्देश्य प्रतिभा उपयोग के उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा इंक्यूबेटर्स के नेटवर्क को सुदृढ़ करना। इसके तहत सेक्टर स्पेसिफिक इंक्यूबेटर्स को निर्माण करना है। 500 टिंकरिंग लैब्स तैयार होंगे। प्री इंक्यूबेशन की अलग व्यवस्था की जाएगी। मौजूदा जो इंक्यूबेशन सेंटर हैं उसको और बलवान बनाया जाएगा, और स्टार्टअप्स को सीड कैपिटल भी दिया जाएगा। तो ये था स्टार्टअप इंडिया के लिए एक्शन प्लान, और कई सारी और महत्वपूर्ण बातें हैं, हम इन सब पर बात करेंगे। लेकिन अनुराग जी, मैं इस एक्शन प्लान के साथ शुरुआत करता हूं, आपसे शुरुआत करता हूं। जब प्रधानमंत्री ने एक्शन प्लान का ऐलान कर रहे थे तो जिस तरह से तालियां बज रही थी, लोग जिस तरह से चीयर अप कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मन मांगी मुरादें जो हैं वो मिल रही हैं। कोई पिटारा खुल रहा है और आपको मन मांगी मुरादें मिल रही हैं। क्या कहेंगे? चीयर अप करने वाले ही हम ही लोग थे क्योंकि जो हम लोग सोच के आए थे, इनफैक्ट जो हम लोग की डिमांड्स थी और इतने समय से हम लोग बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बोल दी गई हैं। आज वो एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया। हम लोग टैक्स की बात कर रहे थे, प्रोसेस को, जो फॉर्म्स रजिस्ट्रेशन है उसको फास्ट करने की बात कर रहे थे, पेटेंट्स को फास्ट करने का, वो सब कुछ आज बोल दिया गया। कुछ भी ऐसी चीज़ें छोड़ी नहीं गई हैं। इनफैक्ट जो नहीं भी सोचा था उसको भी आगे लेके एक स्टेप रखा गया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और आज का जो दिन है जो स्टार्टअप्स के लिए, वो सारे स्टार्टअप्स आज काफ़ी खुश हो के, जैसा आपने कहा कि पूरे हॉल में सीटियाँ ही बज रही थी और सब काफ़ी खुश थे। एक एक जब वो प्राइम मिनिस्टर जी जब लॉन्च कर रहे थे, जब एक एक बात वो बोल रहे थे,
हर बात पे सिर्फ तालियां ही तालियां बज रही थी, क्योंकि हर बात वो लोगों की जुबान थी जो वो खुद बोल रहे थे ऐसा सामने। लगा था दिल से जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है। पहली बार स्टार्टअप्स के साथ वो हो रहा था, जो बोल रहे हैं वो हो रहा है, उसी टाइम पे हो रहा है। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, आप शायद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं एक चमक देख रहा हूँ अनुराग जी की आंखों में। ये सब बात करते हैं, उनकी आंखों में जो चमक है वो बताती है कि आज मन मांगी मुरादें पूरी हुई हैं। पूजा जी, क्या चीज सबसे ज्यादा आपको जबरदस्त लगी, टचिंग लगी, लगा कि ये तो बस हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये तो अब हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं? सबसे ज्यादा कि जो एनर्जी उन्होंने खुद ने फैला दी, एक एनर्जी ऑलरेडी यूथ में थी, और अब प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से खुद बोल रहे थे और वो कह रहे हैं मैं पीछे खड़ा हूं आप लोगों के, वो एनर्जी 3 टाइम्स ऑलरेडी हो गई, जिसे कहते हैं ना खून अब 3 टाइम्स हमारे अंदर दौड़ रहा है। अब हमें पता है कि अगर हम गलत भी कर देंगे तो कोई हमें ये नहीं कहेगा आप फेल हो गए और समथिंग। वो भी उन्होंने कह दिया कि मैं तो फेलियर को भी ज्यादा सपोर्ट करता हूं इनफैक्ट, क्योंकि उन्होंने जब जो एनर्जी बची कुची रह गई थी, गवर्नमेंट सपोर्ट की जो बची कुची एनर्जी रह गई थी, वो उन्होंने पूरी डाल दी। एंड आई थिंक इससे मैक्सिमम अभी स्टेज पे गवर्नमेंट अभी कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकती जितना आज हमारे पीएम मोदी ने कर दिया है हमारे लिए। जितना कर दिया शायद उससे ज्यादा करा नहीं जा सकता, ऐसा भी लोग कोई सोच रहे हैं, क्योंकि इतना बड़े ऐलान किए गए हैं। देवेंद्र जी, पॉलिसी के मैटर पर आपको लगता है कि हम एक सपना देख रहे थे, और जब प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया कहा था, तब लोगों को लगा कि शायद एक नारा है जो दरअसल 15 अगस्त पे उछाल दिए जाते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में ऐसी बातें रहती हैं, गरीबी हटाओ का, कभी किसी चीज़ के इस तरह के नारे उछल जाते हैं। 5 महीने बाद ये एक सच होगा, और इतने बड़े पॉलिसी डिसीजन आज जो ऐलान किए गए, आपको सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है, क्या आपको ऐलान लगा पॉलिसी के स्तर पर? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ये फेमस है कि वो मन की बात कहते हैं, पर आज ऐसा लगा कि उन्होंने हम सबके मन की बात कही। तो मन को पढ़ लिया आपके, और उसके बाद आपके मन की बात कही। बिल्कुल, आज वास्तव में उन्होंने हमारे सबके मन की बात कही, और वाकई स्टार्टअप्स के लिए ये आज एक त्योहार नुमा दिन था, क्योंकि पूरे देश से जो सारे दोस्त और सब लोग जो जुड़े हुए हैं, उनसे जो समाचार आ रहे थे कि सब जगह पर सेलिब्रेशन हो रहा है इस चीज का, सब जने अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली इन दिस हॉल, जो कि उस हॉल में हम लोग बैठे हुए देख रहे थे उस उत्साह को, बल्कि पूरे देश भर में जहां जहां स्टार्टअप्स फैले हुए हैं, जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए थे, करीब 1 लाख लोग इसके लिए क्यू में थे, जिनमें से लगभग 1500 जनों को यहाँ पहुंचने का मौका मिला। तो वो लोग जो जहां पर थे, वो लोग वहीं खुशी मना रहे थे। सो डेफिनेटली इट वाज एन अचीवमेंट। और देखा जाए तो उन्होंने लगभग सारे मुद्दे इसमें शामिल किए हैं। एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल कर दिया जी, सिंगल पेज का रजिस्ट्रेशन, 10,000 करोड़ का फंडिंग बहुत जैसा कि लग रहा है, आई डोंट नो अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन फंड्स का कितना इजी होगा, पर निश्चित रूप से एक उत्साह फैला है। जैसा अभी पूजा जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि जब प्रधानमंत्री देश के इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब समाज सपोर्ट करेगा। वरना शायद समाज और मीडिया का इतना बड़ा फोकस कभी स्टार्टअप पे नहीं था, जो कि आज दिन भर हर चैनल पे, हर जगह पर, हर परिवार में शायद स्टार्टअप की भी बात चल रही थी। सो दैट वाज रियली गुड। राजदास जी, ये कहा जाता है, हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि भाई यहाँ पर आइडियाज़ पर काम करना बड़ा मुश्किल होता है, बिजनेस करना बड़ा ही मुश्किल है, लाइसेंस राज है, आपको एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे चक्कर लगाने पड़ते हैं। स्टार्टअप को लेकर भी जब एक सपना देखा गया, तब भी कहा गया कि भारत में इतनी आसानी से स्टार्टअप आप कैसे शुरू कर लोगे। तो अब ये जो पॉलिसी डिसीजन हुए हैं, आपको लगता है कि ये जो एक लाइसेंस राज के खात्मे की और एक नए इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे बढ़ाने में ये सब मददगार होंगे? देखिए, आज जो प्लेटफॉर्म दिया वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इट्स ए मेगा प्लेटफॉर्म। ठीक है, आज मैं खाली नहीं, मुझे लगता है कि 80 to 90% एंटरप्रेन्योर इज गोइंग टू जंप। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं सोचेगा। जैसे आज भी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मेरा थोड़ा दो मन था, बट आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देख के तो मुझे तो पीछे हटने का कुछ भी सवाल नहीं है। मुझे अभी आगे जाना है, काम करना है खाली, और सक्सेस होना है बस। ठीक है, जैसे बोल रहा था जीरो डिफेक्ट, वो डेफिनेटली करके दिखाएंगे कि जीरो डिफेक्ट। और जैसे मैं बोला कि एक कंपनी नहीं, 10 कंपनी 50 कंपनी करके लाखों जॉब क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा यंग जो जनरेशन है, दे नीड लॉट ऑफ जॉब्स जी।
ठीक है, उन लोगों को जॉब देना है, दे शुड वर्क एंड नो वन शुड बी जॉबलेस। अगर मेरे पास आज अच्छा जॉब है, अच्छा इनकम है, आई कैन टेक केयर माई फैमिली, मैं मेरा फैमिली को सबको देख सकता हूँ। ठीक है, तो छोटा से शहर गांव से शुरू करके शहर से शुरू करके सब जगह पर ये वेव जाना चाहिए। ठीक है, खाली दिल्ली नहीं, खाली बैंगलोर नहीं, खाली कलकत्ता नहीं, सब जगह पर छोटा गांव से सब कोई कुछ करना चाहिए। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत बढ़िया है, मोदी जी जो किया है, आई मीन सबका मन का बात उन्होंने सुना है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। और ये जो नेटवर्किंग का जो प्लेटफॉर्म हुआ वो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अगर आप डायरेक्टली किसी से मिलने जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म दिया हमने बहुत बराबर आदमी से भी मिला यहाँ पर। ठीक है, तो अभी जब सेकंड टाइम जाएंगे तो वो लोग एटलीस्ट बोलेगा कि नहीं हम लोग मिले थे। तो अगर कुछ मदद चाहिए या तो फंडिंग का या तो कनेक्टिविटी का कुछ भी चाहिए तो वो बहुत इजी हो जाएगा अभी। तो हम लोग का हौसला जो है बहुत बढ़ गया। ये जो तो हौसले की बात हुई और ये तो मन की बात हुई। हाँ, और जो अब मैं बिजनेस पर आता हूँ, खास बिजनेस पे आता हूँ, तो मन की बात हुई कि आप सबने कहा बड़ा बढ़िया, बड़ी अच्छी सी बातें हुई, बड़ा बढ़िया माहौल था और बड़े अच्छे ऐलान हुए। लेकिन बिजनेस की अगर बात करें तो पूजा जी, अगर विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस इन इंडिया की अगर रिपोर्ट की बात करें, भारत में जो रिपोर्ट थी वो 2016 की रिपोर्ट ये कह रही थी कि भारत में व्यापार करना अब पहले से आसान हो गया। रैंकिंग अगर उसमें कहें भारत की सुधरी, 9 पायदान हम ऊपर चढ़े। लेकिन भारत में लोन हासिल करने में उस रिपोर्ट के अनुसार भारत 6 कदम नीचे आ गया। यानी कि भारत में मध्यम और जब आप छोटा स्टार्टअप या छोटी कंपनी शुरू करना चाहते हैं, छोटा उद्योग शुरू करना, उसके लिए लोन मिलना आसान नहीं होता। क्या आपको लगता है स्टार्टअप इंडिया का जो मूवमेंट है इसमें ये जो पॉइंट था इसको ध्यान में रखा गया और हम कह सकते हैं कि अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त पूंजी जो है वो एक समस्या नहीं बनेगी, उसको एड्रेस किया गया इस गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एड्रेस करा है कि जब जैसे उन्होंने कहा है कि हाँ उन्होंने फंड क्रिएट करा है, बट अभी उसका किस तरह से इस्तेमाल और किस तरह से एलोकेशन होगा ये तो अभी हमें नहीं पता डेफिनेटली। बट ये एक सपोर्ट सिस्टम जो टैक्स का था वो तो हमको ठीक है, हमने देख लिया। अभी भी एक फंड का जो एक क्वेश्चन है जो एक हर स्टार्टअप के दिल में रहता है कि आज मैं इस लेवल तक पहुंच सके, अब मेरे को आगे जाने के लिए इतना फंड एलोकेट करना है, उसका अभी हमें पूरा क्लियर गाइडेंस अभी नहीं आया है। बट डेफिनेटली वो इंक्यूबेशन सेंटर्स और वो सब जो क्रिएट किए गए हैं जिसमें आप अपने आप को हर जगह जाके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वो ऑटोमेटिकली फंड को कॉल कर लेगा। दिस इज ऑलरेडी बीन सेड और ये बार बार इसी बात की चर्चा हो रही थी कि अगर आपका आइडिया और अगर किसी को सामने हेल्प कर रहा है, इफ इट्स मेकिंग अ चेंज, तो वो अपने आप ही मनी को कॉल कर लेगा। तो इसके अंदर आप चाहे उसको इन अ वे ऑफ लोन समझें या इन अ वे ऑफ एनी इन्वेस्टर कमिंग ऑन बोर्ड समझें, वो दोनों तरीके से आई थिंक कंड्यूसिव हो गया है। अब एटमॉस्फेयर वो आपको अवेलेबल होगा प्रोवाइडेड अगर आपका प्रोडक्ट राइट है। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आपकी गवर्नमेंट हेल्प करे या आपको कोई प्राइवेट फंडिंग हेल्प कर रही है, दोनों के अंदर आप क्या डिलीवर कर रहे हो, आप किस तरह से एक वर्ल्ड के अंदर डिफरेंस लेकर आ रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने बहुत एक वैलिड किया, आपके प्रोडक्ट में दम है वो बात तो समझ में आती है, मैं उस पर लेकिन अनुराग जी 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा, इसमें हर साल 2,500 करोड़ रुपए का फंड स्टार्टअप को दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि अभी इसमें बहुत चीजें क्लैरिटी होनी बाकी है कि कैसे काम करेगा, लेकिन कुल मिलाकर जो एक बात कही कि जब आप लोन लेने जाते हैं, जब आप कोई एक आइडिया आपके पास है, अगर स्टार्टअप की बात करें, आप सब लोगों ने अपने स्टार्टअप शुरू किए, कोई आइडिया लेकर, आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन व्यापार करने जाते हैं तो आपकी साख पूछी जाती है, आपका अनुभव पूछा जाता है कि भाई आपको हम आप पर पैसा क्यों लगाएं, आपके पास ऐसी क्या चीज़ है, आपके पास अनुभव बताइए, आपकी मार्केट में स्टैंडिंग क्या है, ये सारे सवाल आपके सामने उठते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फंड है, इस तरह से माहौल जो बनाया गया है, उसमें ये इश्यूज एड्रेस हो पाएंगे? जी, अभी क्या होता था, पहले क्या होता था, पहले आप बोलते थे स्टार्टअप कर रहा हूँ मैं, अगर बैंक के पास भी आप जाते थे तो वो इतना सीरियसली लेते ही नहीं थे। वो सोचते थे कोई आ गया है, चलो इनको ही पैसे चाहिए, तो वो इतना सीरियस नहीं लेते। अब लेकिन जब गवर्नमेंट ने ये मूवमेंट चलाई है स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, तो अब जितने बैंक्स भी हैं वो भी इसको सीरियसली लेंगे। अब एटलीस्ट वो सुनेंगे। अभी जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा हमें नहीं पता कि वो पैसे का कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, वो बैंक्स के थ्रू कराएं या जिस तरीके से भी कराएं, लेकिन अब ये है कि अब हम जब भी बैंक के पास जाएंगे तो एटलीस्ट कोई ना कोई वहाँ सुनने वाला होगा, वो हमें सीरियसली लेंगे, हमारी बातों को सीरियसली लेंगे, जो हम आइडिया बताएंगे और जो भी हम अपने अभी तक बिजनेस किया है वो जब हमने स्टेट्स दिखाएंगे तो अब हाँ डेफिनेटली वो सुनेंगे, क्योंकि अब देश में ये चल रहा है, देश में अब स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट अब चल रही है। एक क्रांति आई है स्टार्टअप इंडिया वालों को कि हाँ अब जहाँ भी जाएंगे तो लोगों को पता रहेगा कि ये आए हैं तो कुछ सीरियसली लेके ही आए होंगे, अगर बिजनेस प्लान लेके। मैं इस बिजनेस प्लान से उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ
ये जो कबाड़ी वाला आपने शुरू किया, इसके पीछे द कबाड़ी वाला के पीछे क्या सोच रही, और आपको लगता है कि ये आइडिया जो है आपको जनरेट कैसे हुआ, आइडिया कैसे? क्योंकि हमारे लाखों दर्शक जो देख रहे हैं, स्टार्टअप अगर उनको समझ, तो स्टार्टअप की शुरुआत एक आइडिया से होती है, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ होती है। तो आपने इसको कैसे शुरुआत किया और कैसे इसके विंग्स जो हैं, कैसे ये हवा में उड़ने लगा, ये बताइए। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे घर पे ही बहुत सारा कबाड़ पड़ा होता है, रद्दी पड़ी है, न्यूज़पेपर पड़े हैं, बुक्स पड़े हैं, आयरन पड़ा हुआ है। तो हमें उसको डिस्पोज करने के लिए जो अभी ट्रेडिशनल वे था, अभी आप जैसे ऑफिस आते हैं, आपके पास टाइम नहीं है उसको डिस्पोज करने के लिए, आप जब घर पे हैं तो तब आप किसी को देने के लिए वो अवेलेबल नहीं, वो कबाड़ी वाला अवेलेबल नहीं। तो ये प्रॉब्लम हमने फेस की थी, जो मैं था, हमारी टीम थी। तो हमने सोचा कि अगर कुछ करना है तो हम इसका सॉल्यूशन लेके आते हैं। तो देन वी डिसाइडेड कि हम एक वेबसाइट, जैसे हम इंजीनियर्स थे, हमारी पूरी टीम इंजीनियर्स है, तो हम लोग ने इसको टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया। तो ये पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज था, तो हमने इसको सोचा कि इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है, टेक्नोलॉजी के साथ ही अपन फास्ट मूव कर सकते हैं। तो हमने इसके साथ वेबसाइट बनाई thekabadiwala.com। आपको अपने घर का कबाड़ बेचना हो तो आप, और एक और इशू रहता था कि आप अभी तक अपने घर का कबाड़ बेच रहे हैं, 30 साल से 40 साल से बेच रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं आपका कबाड़ गया कहाँ है, उसके साथ हुआ क्या है, लिटरली में आपने सेव किया है कुछ कि नहीं किया है, आप भी वेस्ट कर रहे हैं। अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अगर मैं आपसे बोलूँगा कि ये पेपर आपको बचाना है तो आप क्यों बचाएंगे, आपको पता होना चाहिए क्यों बचाएंगे। तो हमने इसका पूरा सॉल्यूशन क्रिएट किया, एक पोर्टल बनाया, वेबसाइट बनाई, और उसके लिए आप जब भी आपको स्क्रैप बेचना हो, कबाड़ बेचना हो, आप बस वेबसाइट पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपको इससे टाइम और लिया जाएगा और डेट टाइम लिया, आपके घर उसी टाइम पर हमारे पिकअप बॉयज आएंगे विथ इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, फिर आपके सामने वेट करके, और प्राइस लिस्ट भी ऑनलाइन है। जैसे आपको नहीं पता कि कबाड़ का रेट क्या होता है, आपको अगर कुछ नया सामान खरीदना हो तो आपको पता रहता है कि इधर देख लूंगा मोबाइल इतने का मिल रहा है, 10,000 रुपए का, तो आप 2-3 जगह चेक कर सकते हैं। रेट क्या है तो किसी को पता ही नहीं है। आपको नहीं पता इस बुक का क्या रेट है, पेपर का क्या रेट है, न्यूज़पेपर का क्या रेट चल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो हमने सारी प्रॉब्लम को एड्रेस किया। हम रेट लिस्ट हमारा ऑनलाइन ओपन है, आप चेक कर सकते हैं कि ये रेट है, तो हम वो आपके घर में आके वो कबाड़ लेके आपको उतना अमाउंट पे करते हैं। फिर इसके बाद आप ऑनलाइन, आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने कब तक कितना कबाड़ बेचा है, कितने पेपर बेचे हैं, कितना लोहा बेचा है, सब आपको ऑनलाइन दिखेगा। इसके साथ आपको एक रिपोर्ट भी मिलेगी। लेकिन उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं अपना वक्त इसमें क्यों लगाऊं कि भाई मैंने कबाड़ी कितनी बेची, कहाँ बेची, बिल्कुल क्यों लगाऊं? बिल्कुल यही मैं इसी पॉइंट पर मैं आ रहा था कि क्यों, आपको क्या करना है, चला गया मेरे घर से कबाड़ी चला गया, मेरा घर ही साफ हुआ। ये इसलिए करना है आपको कि आपको भी तो पता होना चाहिए कि आपने अभी तक, अगर आपने, मैं बोलूं कि आपने पिछले 1 साल में या 2 साल में या 10 साल में 1000 किलो न्यूज़पेपर बेच दिए हैं, और मैं आपको ये कहूं कि आपने 17 पेड़ बचा लिए हैं देश के लिए, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। मैं बताऊं आपको, एक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेव कर ली है। इसके साथ हमने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी रखे अपने यूजर्स को। रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे, आप उसको कैश आउट कर सकते हैं, आप कुछ भी खरीद सकते हैं उससे, जो कि इको फ्रेंडली होगा। इसके साथ हमने एक डोनेशन मॉडल भी रखा है, आप अपनी रद्दी डोनेट करिए, वो किसी गरीब बच्चे के एजुकेशन के लिए काम आएगी। वंडरफुल। तो आप अपनी रद्दी डोनेट कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे जाके। हमारे एनजीओ रजिस्टर्ड है हमारे साथ, आप जब भी डोनेट करेंगे तो आपको एक एनजीओ की लिस्ट मिलेगी, आप चूज करें कौन से एनजीओ को आप देना चाहते हैं, सब ऑनलाइन ट्रैकेबल है, आप सीधे एनजीओ कनेक्ट कर सकते हैं। एनजीओ आपको यानी मैं अपने घर का अखबार बेच करके एक गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद कर सकता हूं, और मैं पर्यावरण को बचाने के लिए जान सकता हूं कि मैंने पर्यावरण के लिए क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया है। ये अपने आप में बहुत वंडरफुल आइडिया है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ऑर्गेनाइज सेक्टर सा बना दिया और बात ये हो रही थी कि भी जॉब क्रिएट करने चाहिए, आपने कहीं छोटे छोटे बेचारे कबाड़ी वाले उनकी भी जॉब ले ली बेचारे घर तक, ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारा मकसद ये है कि हम उनकी भी उनका जो लाइफ स्टेटस है उसको भी करें, जो अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों ने कबाड़ी समझते हैं लेकिन सही काम वही कर रहे हैं। मटेरियल की भी वैल्यू है, अल्टीमेटली आप इसको दोगे तो ये रिसाइकल होकर आपके पास ही आएगा। अगर हम इसे रिसाइकल के लिए नहीं भेजेंगे तो रिसोर्स काफ़ी कम हो जाएंगे। इंडिया में सिर्फ अभी 23% ही रिसाइकल हो पा रहा है, जो काफ़ी कम है। और हमारा अभी आप यूज़ करने के लिए देखेंगे तो पेपर्स काफ़ी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रिसाइकलिंग के लिए कम होते जा रहा है। तो वो बहुत हेल्पफुल कर रहा है, वही तो मदद कर रहा है अभी तक जो रिसाइकलिंग तक पहुंचा रहे थे। तो उनको एक स्टेटस मिलना चाहिए, वो हम प्रोवाइड करते हैं, वो हम उनके साथ ही मिलकर काम करते हैं। बहुत बढ़िया। और ये देखिए, ये एक आइडिया है। इस आइडिया की शुरुआत, जैसे उन्होंने बताई, एक आइडिया के साथ शुरुआत हुई और आज ये एक सक्सेसफुल मॉडल है। एक सपना, एक प्रॉब्लम से शुरुआत होकर एक सपने तक पहुंचे और आज वो सपना हकीकत है। यही स्टार्टअप है और यही स्टार्टअप जो है बदल सकते हैं। पूजा, आपको लगता है कि आइडियाज जो हैं
हिंदुस्तान में जैसे इनका या आपने अपने आइडिया के साथ शुरू किया, मैं आपका शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको लगता है इंडिया में लोगों के पास, खासकर यंग जनरेशन के पास इतने आइडियाज़ हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं अरे यंग जनरेशन भैया फिल्मों में मस्त है, अपने फैशन में मस्त है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यंग जनरेशन के पास तमाम आइडियाज़ हैं, सिर्फ उनको एक रास्ते की ज़रूरत थी, जो रास्ता शायद उनको आज दिखाया गया। इनफैक्ट हमारा कंट्री बहुत लेबर इंटेंसिव है, बहुत हार्ड वर्किंग है। शायद हमारी ब्रिंगिंग अप या हमारी स्कूलिंग ही ऐसी होती है कि हमारे को काफ़ी हार्ड वर्क करने के लिए पहले से ही ब्रिंग अप किया जाता है। तो इतनी लेबर इंटेंसिव, और जहाँ पर इतने एंटरप्रेन्योर्स थे ऑलरेडी, ये आज एक्चुअली दिखने लग गए और ये स्टार्टअप के फॉर्म में दिख रहे हैं डेफिनेटली, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी इन दिस कंट्री हैज समथिंग टू सॉल्व। और जैसे जुगाड़ वर्ड आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूज करा, वाकई में हमने जिंदगी भर हर चीज के जुगाड़ ही करें और आज हम उसको एक डिजिटल स्पेस में ले गए। शायद हमने हर सिचुएशन का, चाहे वो कबाड़ी की सिचुएशन हो, चाहे वो किसी भी लेवल की एक छोटी सी दुकान की सिचुएशन हो, एक ऑनलाइन डिजिटल स्पेस गार्ड वर्ड नहीं करना चाहिए, बट इट इज अ सॉल्यूशन। सच अ बिग सॉल्यूशन हैज स्प्राउटेड आउट ऑफ अ सिंगल माइंड। पर सॉल्यूशन हिंदुस्तान में जुगाड़ ही है जो आज एक यूनिकॉर्न बन जाता है। मतलब एक सिंगल माइंड ने एक इतना बड़ा सॉल्यूशन सोचा, जहां पर कनेक्टिविटी, आई वुड से फेसबुक फॉर दैट मैटर, कहां हम किस जमाने में कब फेसबुक शुरू हुआ, हमें आज उसकी इतनी आदत है कि आज हर साइट के ऊपर, जब तक आप फेसबुक के ऊपर आप लिस्टेड नहीं है तो इट्स योर, मतलब कोई जो स्टार्ट है ये दरअसल इसकी सोच, इसका आइडिया क्यों आया और क्यों आपको लगा, कैसे अब आपको लग रहा है कि मेरा खुद का 17 साल से जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर ही रहा है मेरा काम हमेशा, और होलसेल की सप्लाई एंड प्लस मेरी खुद की एक रिटेल लॉन्च भी हुई थी, जिसके अंदर मैंने देखा कि ये ही एक सिर्फ एक इंडस्ट्री है जो ऑनलाइन नहीं मिलती। अगर आज मुझे किसी के साथ कनेक्ट होना है कि शायद इस जगह से लेकर एक साउथ साइड पे या साउथ से लेकर वेस्ट पे, अगर मुझे किसी से सोर्सिंग के लिए कनेक्ट होना है, तो आज तक मेरे फादर ने जितने लोगों से, एक ट्रेडिशनल लोग थे वो भी सब, आज मेरे फादर बहुत ट्रेडिशनल ज्वेलर रहे हैं, बहुत अच्छा काम रहा है, मगर ट्रेडिशनल थिंकिंग में रहे हैं कि ऑनलाइन और ज्वेलरी ये तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता, हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। तो मेरे को उन्हीं लिमिटेड लोगों से सोर्सिंग लेनी पड़ती थी अपने खुद के काम के अंदर, जिनको मेरे फादर ने हमेशा रखा। फिर मैं सोचती थी यार इतना डिस्ट्रेस इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, सब कह रहे हैं बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है, और ये इतनी वास्ट कंट्री है जहां हर लेडी को इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज्वेलरी में करनी है, तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट कितनी है, तो फिर सोर्सिंग कैसे होती है, मतलब वही लिमिटेड 10 to 50 पीपल। तो अगर आज मैं कंट्री की हर स्पेस से एक लीड जनरेट कर दूं ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अ B2B, कि आज मुझे एक X अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, मुझे Y अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो शायद जिस बंदे के पास सिर्फ आज तक 50 बायर्स रहे हैं, शायद उसका एक बायर वहां से क्रिएट हो जाए, फिर एक बायर वहां से क्रिएट हो जाए, एक बार यहाँ से क्रिएट हो जाए, और वही मैंने किया। मैंने लोगों को जब बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर देना शुरू किया, तब उनको डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ा सा विश्वास आने लग गया है। पर जब आपने शुरुआत की, क्योंकि हिंदुस्तान में स्टार्टअप नई चीज है, स्टार्टअप और स्टार्टअप के बहुत चैलेंज तो है, लेकिन आपको पिताजी ने बोला नहीं क्या मेरा बिजनेस डुबोगी, क्या क्या कर रही है? उन्होंने मुझे 2 हफ्ते तक मेरा विश्वास ही नहीं किया। उन्होंने मेरे से कहा तुम ना बेवकूफ हो, तुम ना क्या कर रही हो, तुम वेस्ट करती हो मेरा टाइम, तुम रिस्क बहुत ज्यादा लेना चाहती हो। मैंने कहा पापा थोड़ा टाइम मुझे दीजिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, जिस दिन मैं आपको हाथ में बिजनेस दूंगी ना, शायद उस दिन आप मेरे को ना सब्सक्रिप्शन दे देना। मैंने इसी तरह से उनको प्रमोट करके, जिस दिन मैंने उनको एक बजटेड अमाउंट में उनकी कमोडिटी उनको लाकर दी उनके डोर स्टेप पे, सिटिंग ऑन हिज चेयर, उस दिन उन्होंने मुझे फोन करके मेरी सारी टीम को कांग्रेचुलेट करा, आई एम प्राउड ऑफ माय डॉटर, आई एम प्राउड ऑफ माय डॉटर। ये जो है, ये बदलाव है कि कहां हम ये सोचते थे कि आज की यंग जनरेशन नहीं कर सकती, या महिलाएं नहीं कर सकती, या नया आइडिया है जो कैसे सक्सेसफुल होगा, ये तमाम क्वेश्चंस मार्क जो है, सवालों के निशान लगे रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट हमारे सामने है जब आप एक नए आइडिया में, नई सोच के साथ, नए इनोवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद पूरा संसार जो है, पूरा आपके लिए स्काई इज द लिमिट जो है, आसमान में आप किसी भी जगह पर किसी भी तारे को छू सकते हैं, ये जज्बा है, ये सब कुछ बदलाव हुआ। और भी क्या बदलाव हुए इधर से भी हम पूछेंगे, खास करके हमारे साथ देवेंद्र जी और राज भी हैं, उनसे भी पूछेंगे, और आज जो कुछ लॉन्च हुआ उसके दरअसल और क्या मायने हैं, क्या सीईओज ने आज के लॉन्च पर बोला, जो दुनिया भर से सीईओज आए थे उन्होंने क्या बोला, इस पर भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो चुकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। कौशल भारत, कुशल भारत। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। बजाज प्लैटिना की माइलेज कितनी है ये हम नहीं बताएंगे, ये जिन रास्तों पर चलती है वो रास्ते बताएंगे, ये राघव के डेली रूट्स बताएंगे, ये मुश्किल चढ़ान बताएगी, ये बारिश की सड़कें बताएंगी, ये पतली गलियां बताएंगी और उन गलियों के गड्ढे बताएंगे, ये पेट्रोल की आखिरी बूंद को निचोड़ने वाली DTSI टेक्नोलॉजी बताएगी। प्लैटिना की माइलेज कितनी है ये 50 लाख प्लैटिना चलाने वाले बताएंगे। जो हर रास्ते पर दे सबसे ज्यादा माइलेज, सिर्फ वही है दुनिया का असली माइलेज चैंपियन। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बढ़िया सा CFL लैम्प देना। ये लीजिए। ये बढ़िया है, इसकी क्या गारंटी है? ये देखिए, इस पर ISI का निशान है, जो किसी भी प्रोडक्ट को कड़े परीक्षण से गुजरने के बाद ही दिया जाता है। हर CFL लैंप पर ISI का निशान अनिवार्य है। पर कैसे पता चलेगा कि ये ISI मार्क असली है? असली ISI मार्क के साथ मानक का नंबर और उत्पादक का 7 अंकों का लाइसेंस नंबर भी होता है, समझी? ISI का निशान, क्वालिटी गारंटीड। जागो ग्राहक जागो। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्टार्टअप इंडिया, आज इस अभियान की शुरुआत हुई है, जोरदार शुरुआत हुई है और इसके लिए स्टार्टअप इंडिया के लिए एक एक्शन प्लान का ऐलान किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मोदी मंत्र उन्होंने दिए कि कैसे स्टार्टअप के सपने को सच कर सकते हैं और क्या वास्तव में कैसे भारत धीरे धीरे स्टार्टअप्स के लिए एक विश्व राजधानी बन सकती है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुराग असाटी जी हैं जो कि द कबाड़ीवाला.com के फाउंडर हैं और हमारे साथ पूजा बंसल हैं जो कि फाउंडर और CEO हैं myhira.com की। हमारे साथ देवेंद्र सारदा जी हैं, देवेंद्र सारदा फाउंडर और CEO हैं अपने एरिया में, और हमारे साथ राजदास हैं जो कि फाउंडर हैं बाय फॉर यू के। और हम लगातार बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं आज जो कुछ हुआ उसके दरअसल क्या मायने हैं और कैसे हिंदुस्तान के लाखों जो युवा हैं उनकी जिंदगी स्टार्टअप इंडिया बदल सकती है, इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में, आज जब लॉन्च हुआ और प्रधानमंत्री ने जब बोला, उनके साथ साथ करीब देश भर के जो CEOs हैं, कई कंपनीज के CEOs वहाँ थे और सिर्फ देश नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली से भी करीब 40 से 50 बड़े CEOs यहाँ पर मौजूद थे। और मंच पर जो तमाम CEOs आए उन्होंने आज इस अभियान को लेकर के और स्टार्टअप इंडिया को लेकर क्या कुछ कहा, ये जरा सुन लेते हैं। 25-30 years from now, I have a feeling this country may surpass all of the other countries, become number 1 in the world. We proudly believe in Modi ji's Make in India, and that's why we believe we'll be one of the biggest industrial robots companies from India. When you build a startup, you not only make your dream a reality, but like LimeRoad, you get to create thousands, millions of startups. We have enabled women to build stores from their bedrooms in 60 seconds on their mobile phone. We have enabled women who've seen their mothers stitch
and sew, create and become a stylist in 60 seconds while their children sat next to them and did their homework. You can do that. You can build the next million women entrepreneurs. Everybody in this moment in time in India's technology history and economic history will remember, and I'm incredibly appreciative to be a very small part of it. Where has our country come to within 10 years itself? The room itself calls for it. Today, I think that dream is coming true, and I'm just absolutely lucky to be a very, very small part of that big dream that this country is fulfilling. And while India's history has been laced with gold, we will tell a story that has never been told before. So now you see the light, stand up for your right. The goal is finding something that you truly love. Make sure it has intention behind it. Make sure it's going to make the world a better place. I grew up in a very town in the southern. Able to imagine that someone from that place, without having gone to college at the age of 22, can possibly create the largest hotel brand in this country, create 40,000 plus indirect employment across hotels, was unimaginable in any other country of the world, at least for me. So thank you so much for making this happen. Through all those hard days where we had to work through the nights, we never gave up. We believed in something that the world hadn't seen before, and which we've believed we can deliver and bring to this world. And so when people asked us that when the same concept was not possible by an Apple or by Microsoft or by Google, we were able to prove them wrong by doing this, what we've done today. There was gratitude for every single one of my family members who were making sacrifices to enable me to be the catalyst who can take the family places. I was the chosen one. Today, after so many years, I have the same knot of feelings on my chest again. Once again, I am the chosen one. Once again, I am the catalyst. In a country where there are so many challenges still to overcome, I am grateful that I can dream. The onus is on me to create opportunities for 1.2 billion siblings of mine. The onus is on me to make this the best country in the world. Dear Prime Minister, I promise I would sincerely believe in the vision of Startup India, Stand Up India. तो युवा उद्यमियों ने क्या कुछ कहा ये आप सुन रहे थे। और स्टार्टअप इंडिया की अगर बात करें तो इसमें इतनी ताकत है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इससे अगर स्टार्टअप इंडिया के साथ आप जुड़ेंगे तो जाहिर तौर पर आप नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि शायद आप नौकरी देने वाले होंगे। और नैसकॉम की एक रिपोर्ट कहती है कि स्टार्टअप्स ने भारत में 80,000 से ज़्यादा नौकरियां अब तक पैदा की हैं और 2020 तक अनुमान है कि अगर भारत में 11,500 स्टार्टअप शुरू होंगे, एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, तो 2.5 लाख से ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे। तो अब सीधा जॉब क्रिएट करने का वक्त है, नौकरी मांगने का वक्त नहीं है। हमारे साथ देवेंद्र साडा जो कि अपने एरिया में .com से जुड़े हुए हैं, अपने एरिया में पुणे से। देवेंद्र जी, अपने एरिया में कितनी आपने जॉब क्रिएट कर दी? अपने एरिया में हमारा जो प्रोजेक्शन है अगले 5 साल में 30,000 एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 30,000 30,000 30,000 पूरे देश भर में, क्योंकि अपने एरिया में इसका स्कोप देश के हर कोने में है, हर गांव में, हर शहर में है। क्या ये अपने एरिया में क्या आप कैसे करते हैं और कैसे इसका आइडिया है? बिल्कुल, आज से 5 साल पहले मैं कॉर्पोरेट जॉब में इन्वॉल्व था और मुझे जब मेरी वाइफ ने उनकी ट्यूशन क्लास के लिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए मदद मांगी तो मैंने ये एनालाइज किया कि देयर वाज नो मीडिया अवेलेबल, कोई भी ऐसा कोई छोटा सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं था, कोई विज्ञापन का माध्यम नहीं था जिससे कि उनकी ट्यूशन क्लास को आसपास के एरिया में पहुंचाया जा सके। जी, वहीं पर मेरा दिमाग चलना शुरू हुआ। मैंने थोड़ा सा विश्लेषण किया और मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ा गैप है जहाँ पर न सिर्फ मेरी वाइफ बल्कि ऐसे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स या छोटे और मध्यम दर्जे के जो शॉपकीपर्स हैं वो ये चैलेंज महसूस कर रहे हैं। और वहीं पर ऐसा महसूस हुआ कि दिस इज़ द राइट टाइम, जबकि मैं किसी और के लिए कहीं और एम्प्लॉयमेंट में एक पोजीशन ऑक्यूपाई करने की जगह मैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूं, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि इसके बाद
जितना मैं सीनियर बनता जाऊंगा जॉब्स में, उतना रिस्क लेना मेरे लिए मुश्किल होता जाएगा। जिंदगी एक बार मिली है, पुनर्जन्म पता नहीं, लोग कहते हैं, मैं विश्वास नहीं करता। पुनर्जन्म तो हो गया ना आपका, इसी जन्म में पुनर्जन्म। तो मैंने ये तय किया कि शायद मैं, मेरे मदर फादर ने जो मुझे ये जन्म दिया है, इसको सार्थक तभी कर पाऊंगा जब मैं बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे परिवारों की जिंदगी को टच कर पाऊंगा। और इसीलिए जब मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को एनालिसिस किया तो मुझे एक बहुत बड़ा स्कोप नजर आया इसमें। जी। और चूंकि मैं नौकरी छोड़कर ऐसा नहीं करना चाहता था कि वापस मेरी नौकरी के बराबर अर्न करूं। आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ ब्रांड कि जो राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड पहचाना जा सके। अदरवाइज तो नौकरी बहुत अच्छी है, बहुत सुख से जीते थे, पर लेकिन निश्चित रूप से एक ब्रांड क्रिएट करना है। और थैंक्स टू गॉड कि एक सही रास्ते पे चल रहे हैं। धीरे धीरे हमने जो शुरुआत का माध्यम था सिर्फ विज्ञापन थे, उसको धीरे धीरे जैसे जैसे यूजर्स के एक्सपेक्टेशन बदलते जा रहे हैं, उनकी उम्मीदें बदलती जा रही हैं, अब उन्हें हर चीज अपने हाथ में चाहिए। कंप्यूटर पे उन्हें ऑर्डर देना है, मोबाइल पे ऑर्डर देना है, और चीज उनके घर पर चाहिए। तो हमें ये महसूस हुआ कि ये जो आसपास के छोटे और मध्यम दर्जे के शॉपकीपर्स जो बहुत ज्यादा थ्रेटेंड फील कर रहे हैं अभी ऑनलाइन और ई कॉमर्स की वजह से, और उनके लिए, जिनके लिए जो कि देश की आर्थिक व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है, हम लोग बाकी सब चीजें देख रहे हैं, पर लेकिन ये जो आर्थिक व्यवस्था का बहुत मजबूत हिस्सा है, ये देश भर के जो रिटेलर्स, ये कहीं ना कहीं थ्रेटन फील कर रहे हैं। हमने इनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम देने का तय किया, और अगले 5 साल में कम से कम 5 लाख इस तरह के छोटे और मध्यम वर्ग के दुकानदारों को इससे जोड़ने का प्रोजेक्शन है। तो यानी कि अब आप जॉब सीकर नहीं है, जॉब क्रिएटर हो गए हैं। अभी तक नौकरी कर रहे थे, लेकिन आज नौकरियां कई लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। पर इसमें साथ साथ आपने जोखिम उठाया, क्योंकि आज भी बात हुई कि पैसा से ज्यादा जोखिम उठाना, अगर आप स्टार्टअप में चाहते हैं तो जोखिम उठाने का। आपने भी जाहिर तौर पर अपनी नौकरी दांव पे लगाई, परिवार में कहा होगा कि भैया क्या कर रहे हो, मेरी ट्यूशन के लिए तो कुछ किया नहीं, उल्टे अपनी नौकरी छोड़ने की बात आ रही है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय, चर्चा नहीं बल्कि मैं कहूँगा विवाद का विषय रहा ये स्टार्टअप। और अभी भी जैसे मदर फादर को हमेशा एक चिंता रहती है, यार ये कर क्या रहा है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि बाकी सब जने बहुत कुछ कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, आराम की जिंदगी जी रहे हैं, ये क्यों रातों को जगता है, क्यों दिन भर भागता है, क्या करता है। हर माँ बाप का एक अपना ममता होती है, उनको एक चिंता रहती है, पर वास्तविकता में मैं उनकी इस ममता को दूसरे रूप में साकार करना चाहता हूं। आज मोदी जी ने भी बहुत साफ कहा कि आपका परिवार बहुत परेशान होगा, आपके दोस्त बहुत उपवास करेंगे। ये सब हर स्टार्टअप को उस स्थिति से गुजरना पड़ रहा है, और मुझे खुशी हुई कि आज प्रधानमंत्री उस स्थिति को समझ पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री में ये खास बात है कि वो हर कैरेक्टर में उतर जाते हैं। आज जब स्टार्टअप की बात करने आए तो स्टार्टअप को ऐसे बात कर रहे थे जैसे उन्होंने स्टार्टअप चलाया। दैट वाज वंडरफुल। तो उनकी उस बात को, वो हर स्टार्टअप जी रहा है अपनी जिंदगी के अंदर, और मैं भी अनूठा नहीं हूं, मैं भी उस स्थिति से गुजर रहा हूं। और अब हमें विश्वास है कि जब दुकानदारों की स्थिति बदलेगी, जब एम्प्लॉइज जो जुड़ेंगे, एक नई तरह की जिंदगी जिएंगे, उनको भी महसूस होगा वो कई जिंदगियों को एक बहुत अच्छी जिंदगी में परिवर्तित कर रहे हैं। बिल्कुल हमारा सपना, देखिए यही एक सपना है। ये प्रॉब्लम से शुरुआत होती है, जब आप एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तलाशते हैं और उस सॉल्यूशन के लिए एक आइडिया जनरेट करते हैं, यूनिक आइडिया जनरेट करते हैं, उसके बाद एक स्टार्टअप की शुरुआत होती है, एक सपने की शुरुआत होती है, और धीरे धीरे वो सपना हकीकत बदल जाता है। और उसमें चुनौतियां आती हैं, बहुत चुनौतियां आती हैं, जैसे कि हमारे तमाम मेहमान बता रहे हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि एक कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं सबसे बात कर रहा था कि भाई अपनी एजुकेशन के बारे में तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी एजुकेशन के मामले में कोई पढ़ाई स्कूल में या कॉलेज में कोई बहुत टॉपर था, कोई बहुत ऐसा करता था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर अपना एक इनोवेटिव आइडिया के साथ सब लोग आगे बढ़े हैं, और यही जज्बा है। तो यानी कि आप कुछ भी हो, फेलियर जिंदगी में नहीं हो सकता कुछ भी, आप फेल होकर भी आगे बढ़ सकते हैं, आप फेल होकर भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यह स्टार्टअप दिखाते हैं। राजदास जी आप बताइए, क्योंकि आपने कहा कि एक कंपनी है बाय फॉर यू, लेकिन आप 50 से ज़्यादा कंपनियां खड़ी करना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपकी एजुकेशन और आपका जो बैकग्राउंड है वो सब जो है उसमें हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यह कहते हैं कि अगर आपके पास बड़ी डिग्री नहीं है, आपके पास बड़ा अनुभव नहीं है, तो 50 कंपनियां कैसे खोलोगे भाई? करेक्ट। तो मैं
ये एक्चुअली जर्नी स्टार्ट किया, मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है इसका मुझे प्रोनाउंस भी ठीक से नहीं आता था पहले। ठीक है, मैंने 3 दिन लगाया इसको सीखने के लिए, अच्छे से प्रोनाउंस करने के लिए, क्या है ये। ठीक है, फिर पढ़ा उसको, क्या है ये। फिर बाद में कि इसमें कोई उम्र नहीं होता है, कोई पढ़ाई का वो नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं होता है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, खाली आपको क्या है ना, आपको एक तो आपको ड्रीम देखना है कि और एक आपको पैशनेट होना है, और आपको एक कहने करना है कि कुछ तो करना है, जज्बा होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको 50 बोला, अरे 50 नहीं तो 10 तो क्रिएट करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे तो 50 टारगेट नहीं रखेंगे, तो मैं एक टारगेट रखे तो एक भी नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो वही है कि आज मेरा विजन है कि एक, जैसे आप नैसकॉम का 80,000 का आंकड़ा दिखा रहा था, राइट, मुझे 80,000 एक कंपनी में करना है। ठीक है, 80,000 एम्प्लॉय खाली एक कंपनी में काम करेगा, और बाकी तो सोचिए। तो मुझे क्या है ना कि एक आई वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं ऐसे मरने वाला नहीं हूँ। ठीक है, कि कोई मुझे नहीं जाने, कि बाप माँ और बेटा वो वाइफ जान गया बस हो गया, ऐसा नहीं है। मुझे हज़ारों लोग, लाखों लोग जानना है कि ये मर गया। ठीक है, तो ऐसा करना है। तो ऐसा ही विजन है मेरा। और ये ऐसा नहीं है कि ये स्टार्ट 2 महीने पहले से हो गया। ये मैं जब छोटा था, मेरा माँ बोलते थे कि तुम कुछ करते हो, बनाते हो, कुछ करते हो, तुम देख कर ये बनाते हो, तो तब अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं एंटरप्रेन्योर जो है, मैं अभी से नहीं था, मैं बहुत बचपन से था। ठीक है, और जो मैं बहुत छोटा से काम किया, बहुत रिस्क लिया, मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो सब प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वो कुछ नहीं है, छोटा है प्रॉब्लम। ठीक है, जब मैं ये सक्सेस हो जाऊँगा, जब मैं कर दूंगा, तो वो सब प्रॉब्लम कुछ नहीं है। और एक चीज़ है कि मुझे दूसरों को हेल्प करना है, दूसरों को हेल्प करना है। मैं जब दूसरों को कोई देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ कि रास्ते में भीख मांग रहा है, कुछ कर रहा है, तो मुझे रोना आता है उसको देखने के लिए। ठीक है, लेकिन ये जो बाय फॉर यू है, ये कंपनी कैसे काम करती है? अच्छा, बाय फॉर यू जो है, मैं जॉब करता हूँ, अभी भी करता हूँ। ठीक है, बट तो मैं सोच रहा हूँ मुझे कुछ करना है, तो क्या करना है, जॉब भी नहीं छोड़ सकता, फैमिली है। ठीक है, एकदम से जॉब छोड़ दिया तो फिर लाइबिलिटी दिक्कत आ सकती है। तो मैं बोला चलो कुछ तो करेंगे, कुछ तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला चलो एक कंपनी खोलते हैं पहले। ठीक है, आइडिया तो बहुत है, मेरा आइडिया सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे। तो एक आइडिया नहीं है, मेरे पास 10 आइडिया है, और उन 10 आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करें, तो इसलिए मैं बोला एक दिन चलो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं कंपनी रजिस्टर किया, ऑनलाइन पे देख के, मैं फिर भी अभी तो पूरा ऑनलाइन नहीं हुआ, कंसल्टेंसी से करके फिर कंपनी स्टार्ट किया, फिर जर्नी स्टार्ट हो गया। तो मेरा जब एंटरप्रेन्योरशिप में जब मैं जितना डीप जाता रहा, उतना मेरा विजन बढ़ता रहा, जितना डीप जाता रहा उतना विजन बढ़ता रहा। क्योंकि मुझे लग रहा है नहीं, थोड़ा और बड़ा करना चाहिए। जो भूख है वो भूख बढ़ती जा रही है, भूख जो बढ़ती जा रही है। तो हर स्टार्टअप का, जो हर एंटरप्रेन्योर है, उन लोगों का बहुत भूख है। तो मैं बहुत सारा प्लान किया। आपको शी इज इनटू ज्वेलरी एंड गोल्ड, सो मैं बोला गोल्ड आज खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए आपको। ठीक है, 50 से शुरू करके 1-2 लाख डिपेंड होता है। क्यों ना गोल्ड को हम रेंट में दे देंगे, किसी को जैसे 2 दिन के लिए चाहिए, मैं 2 दिन के लिए रेंट में दे दूंगा। इतना इजी कर दूंगा कि वो 500 रुपये, 1000 रुपये में 2 दिन के लिए ले जाएगा, 1 लाख का गोल्ड वायर करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जिसके पास नहीं है, बट गोल्ड ऐसा है कि जो लेडीज लोग हैं, उन लोगों का फेवरेट होता है, राइट। तो 1-2 दिन के लिए भी अगर पहन लिया तो उन लोगों को जो फीलिंग होता है वो हो जाएगा। ठीक है, या तो बर्थडे बोलिए, जो भी बोलिए, बाय फॉर यू, यानी हम आपके लिए हम खरीदेंगे आपके लिए। ये भी देखिए एक आइडिया है, और ये तमाम आइडिया है जो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और भगवान करे कि आप 10 क्या, आपकी 50 की 100 कंपनियां, और आप जैसे तमाम युवा जो हैं
बहुत कुछ देश के लिए करें, लेकिन इसमें शुरुआत जो है, जब कहते हैं कि स्टार्टअप की शुरुआत जो है, शुरुआत तो होती है लेकिन हर जगह सक्सेस हो ये ज़रूरी नहीं। और ख़ास बात यह है कि फेलियर भी स्टार्टअप में सेलिब्रेट की जाती है, फेलियर भी सीखने के लिए होता है। और भारत में कम से कम ये माइंडसेट बदलना ज़रूरी है। अगर हम स्टार्टअप को चाहते हैं, स्टार्टअप की दुनिया में बड़ा करना चाहते हैं, तो हमको कम से कम फेलियर के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कैसे, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो चुकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। कौशल भारत, कुशल भारत। चलो काम करें। These days, it's important to have an updated resume. Here's mine. Praful Kumar, Major Praful Kumar, Para Special Forces. 3 years served in a hostile zone. Tough assignment. Special service in J&K. Made some friends there. Combat free fall specialist. Willing to shed blood. As you can see, I wear my heart on my sleeve and my resume on my uniform. Which other company lets you do that? We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 2 बूंद जिंदगी के, इन्हीं 2 बूंदों ने इस देश को पोलियो से आजादी दिलाई। इन जैसे हजारों नायकों ने मीलों का सफर तय किया, हर बच्चे तक इन 2 बूंदों को पहुंचाया। लेकिन देखिए, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी भारत में बच्चों को पोलियो और अन्य बीमारियों के टीके लगवाने हैं, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जी सके। 17 जनवरी को अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज भारत में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है और अगर स्टार्टअप की बात करें तो भारत अभी फिलहाल अगर बात करें तो अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन भारत इस अभियान को लॉन्च करने के साथ ये चाहता है कि भारत स्टार्टअप्स की विश्व राजधानी बने। सिलिकॉन वैली की अगर बात करें, सिलिकॉन वैली इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप के लिए जानी जाती है और स्टार्टअप के लिए वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल दुरुस्त माना जाता है। और अगर सिलिकॉन वैली की बात करें तो वहाँ सबसे ख़ास बात यह है कि वहाँ सफलता नहीं बल्कि असफलता, यानी आपकी फेलियर भी जो है वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस मानी जाती है और ये माना जाता है कि ये एक नई शुरुआत है, ये फेलियर नहीं है। इस तरह का इकोसिस्टम हमको पहले खड़ा करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं भारत में स्टार्टअप को लेकर भारत एक विश्व राजधानी बने। तो अनुराग, क्या आपको लगता है कि इकोसिस्टम कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन वैली का जो है इकोसिस्टम उस तरह का हम खड़ा कर पाएंगे तब हम विश्व राजधानी बन सकते हैं? आपको लगता है वो कितना संभव है? क्योंकि भारत में तो फेलियर को जो है बड़े हिकारत की नज़र से देखा जाता है। बिल्कुल, लेकिन देखा जाता था आज तक। लेकिन आज जब मोदी जी ने बोला, आज बदल गया, आज बदल जाएगा सब। आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। फेलियर्स तो जरूरी है, जब अपन चलना भी सीखते हैं तो गिरते जरूर हैं। ऐसा नहीं गिरेगा तो अब चलेंगे नहीं, तो चलना जरूरी है। तो फेलियर्स आएंगे और उनसे सीखना जरूरी है। फेलियर से ही सीखेंगे। अगर सब कुछ सही होते जाएगा तो हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं पता भी नहीं चलेगा। तो फेलियर्स होता है तो उससे एक्सपीरियंस होता है। और मैंने ये सब कुछ देखा है और मैंने अपने पापा से ही सब कुछ सीखा है कि वो हमेशा कहते हैं नो मैटर व्हाट हैपन, जो आपको ठीक लग रहा है और करते रहो, किसी से पीछे मत रहो। फेलियर्स आ रहा है तो ओवरकम करो, जो गलतियां की हैं उससे सीखो, आगे बढ़ो, लगे रहो, आप अचीव कर सकते हो। आज मोदी जी ने भी कहा कि वो चाहते हैं फेलियर्स डरना नहीं, फेलियर से डरेंगे तो फिर कुछ अचीव ही नहीं कर पाएंगे। वो चाहते थे कि वो लोग तो हों जो फेलियर से डरे नहीं, उल्टा बोले कि हाँ फेलियर्स कोई बात नहीं, होगा चलेगा, आगे और करेंगे। बिल्कुल आगे और करेंगे। राजदास, आपको कितना लगता है कि अब इंडिया में बदल और हम बहुत कुछ बदल, कुछ 90
बाद 90s में इंडिया में एक अलग उदारीकरण शुरू हुआ था, हमने देखा हमारी दुनिया बदल गई। अब आपको लगता है कि स्टार्टअप के बाद दुनिया बदल सकती है भारत के लोगों की? देखिए, स्टार्टअप वेव तो चल रहा था, आज जो हुआ वो मेगा वेव हुआ। जब जैसे आप समुद्र में जाते लहरें आते हैं ना, छोटा छोटा रहता आता रहता है, अभी बड़ा बड़ा लहरें आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा हुआ है। और जो स्टार्टअप का अवेयरनेस जो है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका जो अवेयरनेस है वो ज़्यादा फैलना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कुछ है, ठीक है, वो दूसरों को पता होना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए। जैसे पेरेंट्स हो, ठीक है, दोस्त हो, समझना चाहिए। क्योंकि आज क्या है कि मैं 10-12 साल का एक्सपीरियंस भी है मेरे पास, बट फिर भी जब मैं बोलता हूँ, ठीक है, समझते हैं लोग, बट सपोर्ट तो थोड़ा मुश्किल ही होता है मिलना। तो वो थोड़ा, क्योंकि आपका जो है ना माइंड चेंज होता है, आपका थिंकिंग चेंज हो जाता है, आप सोचते कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि आपके वो अंदर में चलता रहता है हरदम कुछ करना है, कुछ तो करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ा समझना चाहिए दूसरे को, और वो समझ की शुरुआत धीरे धीरे डेवलप होने लगी है। तो आज लॉन्च हुआ उसके बाद तो हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। पर देवेंद्र जी, मुझे एक बात बताइए कि इस आज जो ऐलान हुए तमाम, उसमें एक बात और कि बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने की भी इसमें बात कही गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल लेवल पर ये स्कूलों को आइडेंटिफाई किया जाएगा स्कूल लेवल पर। ये कितना इंपॉर्टेंट है जब हम स्टार्टअप अभियान की बात करते हैं? जैसा कि बताया गया है कि करीब 5 लाख स्कूलों में 10 लाख बच्चों को आइडेंटिफाई करके उन्हें इनोवेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कल्चर जब बचपन से बिल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली उस तरफ इंक्लिनेशन जाता है और वो बच्चा और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होने लगता है, सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होने लगता है। जब हमें लगता है कि इसमें कुछ अलग तरह की एबिलिटी है तो ऑटोमेटिकली फिर पेरेंट्स, फिर स्कूल और फिर आगे तक उन्हें सपोर्ट मिलता जाता है। So it is very वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूजा जी, ये बात आपसे मैंने इसलिए, क्योंकि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा एक फील्ड है। अभी तक ये होता, महिलाओं के लिए माना जाता था कि भाई तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शन है, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं इतने बजे मत जाइए, सुरक्षा को लेकर चिंताएं होती थी, वो सब इशू उनको अलग हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये स्टार्टअप की दुनिया महिलाओं के लिए उनकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? घर में भी बैठ के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, महिलाएं तो एक्चुअली घर में बैठ के काफ़ी कुछ करती हैं अभी तक, पर मैं नहीं मानती कि जब हम एक बिजनेस लेकर आते हैं अपनी कंट्री के लिए, कुछ लेकर आते हैं, उसके अंदर कोई एक वर्ग अलग हो, कि महिला अलग है या वो अलग है, में तो कोई वर्ग ही नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। ऐसा मुझे कोई चैलेंज महसूस नहीं हुआ कि मैं आज एक महिला वर्ग में हूँ तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने में मुझे कोई डिफिकल्टी हुई, या मुझे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम, या मुझे कोई सेफ्टी प्रॉब्लम्स हो गई। ये इश्यूज बिल्कुल ही अलग है इस कंसर्न के अंदर। और जहां तक चैलेंजेस लेने वाली बातें हैं, आई थिंक हमारे अंदर रादर बहुत डबल कैपेसिटी होती है टू टेक चैलेंजेस, क्योंकि हम घर की भी चीज को संभाल लेते हैं ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में अपने बिजनेस को भी संभाल लेते हैं। तो उल्टा, बल्कि मुझको कभी कभी, इनफैक्ट आज भी ये एड्रेस हो रहा था कि शेड्यूल कास्ट एंड ऑल एंड महिला वर्ग, तो मुझे लगता है कि आप उसको महिला वर्ग को प्लीज आप महिला वर्ग को विद टेक इट इक्वल, कि ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव द इक्वल कैपेसिटी टू डू बिजनेस विद मेन, स्टैंड विद देम एंड परफॉर्म मच बेटर, sorry, but and perform much better, because we are also living with the same passion. I want to deliver and it's nothing to do with my gender. मैं करूंगी डिलीवर जो मुझे दिखाना है, और मैं करके उसके बाद मैं पूछूंगी क्या मेरे जेंडर ने उस चीज को रोक लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और यही जज्बा है जो स्टार्टअप में, भारत को अब तक स्टार्टअप को आगे ले जा रहा था, सिर्फ जज्बा ले जा रहा था, लेकिन आज जज्बे के साथ साथ अब आपके पास एक्शन प्लान भी है, और सरकार ने जो तमाम सहूलियतें आज रोल आउट की हैं वो भी हैं। और इसके बाद तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अब तक ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान जुगाड़ से चलता है, लेकिन अब हिंदुस्तान जुगाड़ नहीं बल्कि स्टार्टअप्स के साथ जुड़ेगा। स्टार्टअप से इंडिया आगे बढ़ेगा, और ये स्टार्टअप जो है वो आप भी कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में सोचिए, एक नए इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोचिए, स्टार्टअप कीजिए, उसके बाद आपके सामने अनंत आकाश है छूने के लिए। यही उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान में बदलेगा सब कुछ, स्टार्टअप बदलेगा, आप बदलेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों लोगों का यहां पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज चर्चा में इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।